नमस्कार दोस्तों। एम विद राकेश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने अपनी क्लास नंबर 4 को लेके। और जैसा कि आपको पता है हम मिक्स्ड प्रैक्टिस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर हम गणित की मिक्स्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं और धनाधन प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैथ क्या है? मैथ वही है जो आपके माथे में टिक जाए। तो हमें कहीं भी इधर उधर की बातें ना करके सीधा सीधा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और आज जो मैं आपको बताऊंगा उसमें हम कुछ मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, रेशियो भी होगा। तो इन दोनों का मिक्स करके हम चलते रहेंगे। और जहां कहीं भी मुझे ज़रूरत लगेगी कि आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है या कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत है, मैं वहां वहां बता दूंगा। ऐसे तो मैं आपको हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट बताता ही जाऊंगा, लेकिन ज़्यादा डीप में हम इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस सेशंस हैं और इसमें हमें प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि हमारा मकसद है प्रैक्टिस करना। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही वीक है तब मैं आपको थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अदरवाइज ज़्यादा डीप जाने के लिए या फिर पूरी तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए हमने आपके सामने एक कोर्स प्रस्तुत कर दिया है। आपको पता है एम विद राकेश यूट्यूब चैनल पे ही आपको इस चीज़ का मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। एम कृति ऐप पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको पता है कौन से नंबर पर आपको कॉल करना है, बात करना है, समझ जाना है। बाकी आज हम जो करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। आप ये जो देख रहे हैं ना, इस चीज़ को बोलते हैं समानुपात। समानुपात। क्या आप ये बात जानते हैं कि समानुपात होता क्या है आखिर? तो देखो, इसमें खुद ही दिख रहा है, आप खुद देख लो, यहाँ पे सामने खुद दिख रहा है आपको कि समान अनुपात, यानी कि जब अनुपात ही सेम हो जाए, यानी दो रेशियो इक्वल हो जाए, एक रेशियो बराबर दूसरा रेशियो, यानी ए बटा बी और सी बटा डी जब ये बराबर हो जाए तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? वो लिखने का तरीका होता है ए अपॉन बी। डबल, ये डबल जो साइन होते हैं इनको बोलते हैं प्रपोर्शन का साइन, है ना, समानुपात का साइन, इक्वल टू के लिए। और सी अनुपात डी कुछ नहीं है यार, ये एक लाइन थी तो दो बिंदियां आ गई, दो लाइन थी तो चार बिंदियां आ गई। ठीक है, बस इस तरह से ये कहानी चलती है। और ये आपको मैं आपको बता दूं इसमें कैसे चलता है। आप क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस करते हैं तो आपको यहां से मिलता है ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बी का सी के साथ गुणा हुआ है, यानी अंदर का अंदर वालों के साथ और बाहर का बाहर वालों के साथ। बस आप ये अगर समझ गए, ये बी सी है और ये ए डी है, ये आपस में बराबर होते हैं, तो आपके लिए प्रपोर्शन चुटकियों का खेल है। ठीक है, तो वही बात है, 16 28 ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि इनका जो अनुपात है वही लास्ट के दो का अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू जो आपको क्वेश्चन मार्क के जरिए बताई गई है, आप जानते हैं अंदर वालों का अंदर के साथ गुणा कर दें तो आप देखते से ही बता सकते हैं कि 28 गुणा एक्स 16 गुणा 42 के बराबर होगा। और आप सीधा सीधा आंसर यहां से निकाल सकते हैं, काट कूट के आप इसका आंसर निकालेंगे। बताइए कैसे काटेंगे? अब आपको पता है, 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 7 चौक 28। ठीक है, 7 से भी काटेंगे तो 7 छंग 42, यानी कि ये सारी चीजें निकल के, या फिर आप ऐसे ना करें, आप ऐसे ना करें, आप बोलेंगे ये अपॉन में क्यों लिख दिया सर आपने, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अंदर का अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, 28 गुणा एक्स बराबर होता है 16 गुणा 42 के। ठीक है भाई, अब तो ठीक है। अब काट देते हैं इसको, जल्दी से काट देते हैं भाई। ये लो, 4 चौक 16, 7 चौक 28 और ये 7 कटेगा 6 से, यानी x इज इक्वल टू 24। आपका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। धनाधन प्रैक्टिस करना है, जैसे आपने सेशन का नाम देख ही लिया है थंबनेल पे, ये धनाधन प्रैक्टिस है। आ जाओ भाई, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब देखो, वही मैंने बात बताई थी आपको, a अपॉन बी प्रोपोर्शन होता है c अपॉन डी के। तो दोस्त, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, यानी दूसरा समानुपात या अनुपात जो भी है ना। और ये है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती, तीसरा समानुपाती। और ये है चौथा प्रोपोर्शनल, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो बस इन्हीं में से आपको 3 देके एक पूछ लेगा, जैसे कि आपको इसमें दिया है 7, 14 और 5 दे रखा है, यानी ये और ये दे रखा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखो भैया, 7 का जो अनुपात 14 से है, तो बताओ 5 का अनुपात किससे है? इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है ये कैसे करेंगे, 14 गुणा 5,
14 पंजे 70, आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये बराबर होगा 7 गुणा इस चीज की, यानी 7 को मैं किससे गुणा करूं कि 70 आ जाए, तो आप बोलोगे वो कोई नहीं, वो 10 ही है। तो हमारा x सीधा सीधा 10 निकल आएगा। बहुत आसान होते हैं ये, जहां पर रेशियो आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए, दिमाग में ये चलना चाहिए, ये बहुत आसान है, आसान है और आसान है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया था, जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत है, मैं वहां आ जाऊंगा और आपको कुछ ना कुछ सिखा दूंगा। देखो भाई, इस प्रोपोर्शन में एक बात होती है जिसका नाम होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी निरंतर अनुपात। ये कुछ नहीं है, बस समझ का फेर है। अगर आप समझ जाते हैं तो समझ आ जाएगा, नहीं आता है तो नहीं आएगा। ठीक है, ये कैसी बात हुई तो मैं बताता हूं आपको। ये कहता है कि ए का जो रेशियो बी के साथ है, तो बताओ बी का किसके साथ होगा। यानी यहां पर देखो अभी क्या हो रहा था, आप खुद देखिएगा। अब हम ऐसे कर रहे थे, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, यानी ए कोई अलग चीज है, बी कोई दूसरी चीज है। इन दोनों का जो अनुपात होता था वो किसी तीसरी और चौथी के बराबर होता था, अनुपात के, है ना। दो रेशियो आपस में बराबर होते थे, हम इसको लिख देते थे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां कह रहे हैं कि जो पहली चीज है उसका अनुपात दूसरे के साथ जो है, तो बताओ दूसरे का, यानी यहां पे तीसरा नहीं आया, दूसरे का ही तीसरे के साथ बताओ क्या है। तो यहां पे कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। यहां पर जो थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाने लायक होता है वो कुछ नहीं होता, वो सेकंड ही होता है। यानी ये कंटिन्यू कर जाता है, बी का बी कंटिन्यू हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, इसको हम बोलते थे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको हम बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शनल, लेकिन ये सेकंड का प्रोपोर्शनल जो था यहां सेम कॉपी हो गया, यानी इसको भी हम सेकंड प्रोपोर्शनल ही बोलते हैं और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। बस ये कहानी आपको इतनी समझनी चाहिए, आपको ये देके वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। इसका नाम इसीलिए आया है क्योंकि ये निरंतर एक जैसा कॉपी हो गया है। ये बी सेम टू सेम बी यहां पर आ चुका है। ठीक है भाई, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बता देता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है या नहीं, आप खुद देख लीजिए। ए बी और सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, तो सी बताइए। अगर ए 9 और बी 6 है तो हिंदी में आप देखिए, देखो कह क्या रहे हैं वो, ए बी और सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये हुआ ए का अनुपात जो बी से है वही अनुपात बी का सी से है। बस ये कहानी आपसे बोल रखी है। यानी आप इसको एक तरह से इस तरह से लिख सकते हैं कि ए का बी के साथ वही है जो बी का सी के साथ अनुपात बैठता है। सब तो दे रखा है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है 9, बी की दे रखी है 6। हाँ जी, ये वाला भी 6 हो जाएगा फिर तो, क्योंकि बी है, और सी आपसे पूछा है। तो अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों का गुणा यानी कि 36 बराबर होगा इन दोनों के गुणा के। यानी 9 में किसके साथ गुणा करूं कि 36 आ जाए, तो 9 का 4 के साथ, यानी सी सीधा सीधा 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू सी, और इसको काट लेना, आपका उत्तर सी 4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी सारी चीजों को करते जा रहे हैं। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं एक नए टॉपिक पे, जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मैं इसीलिए इसको आज प्रैक्टिस में डाल रखा है इसको मैंने, वो कारण है उसका, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सबसे पहले तो बड़ा आसान चैप्टर होता है। दूसरी बात, ये हमारे पेपर में बहुत आता है, एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये ना हमारे आम जीवन से रिलेटेड है। आप खुद देखिए, ये आम लाइफ से रिलेटेड है, रोजमर्रा के जीवन से रिलेटेड है। आप कहीं रेडी वाले के पास जाते हैं, फल वाले के पास जाते हैं, सब्जी वाले के पास जाते हैं, या कपड़े खरीदने जाते हैं, तो या तो आपको उस चीज पर प्रॉफिट होता है या फिर वो लॉस होता है। अगर आप खुद दुकानदार हैं तो आप चाहेंगे कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, कभी नहीं चाहेंगे कि लॉस हो जाए। तो ये किस तरह से इसका सिस्टम काम करता है, अगर आपने इसको जीवन से रिलेट करके देख लिया या फिर अपनी लाइफ सिचुएशन में डाल के देख लिया, तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको चैप्टर मान के कर लिया कि फॉर्मूला रटो, ये करो वो करो, तो आपको खासा दिक्कत आने वाली है। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि वो क्या क्या पूछ सकता है। देखो, एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस चीज पर आप उस चीज को खरीदते हैं। मान के चलो आप एक कार लेके आए, ठीक है, आप एक कार खरीद के लेके आए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप इस कार को लेके आए और ये है ना टॉय वाली कार है, अभी अपनी टॉय वाली है ना, खिलौने वाली कार है, और ये जो खिलौने वाली कार है आप 500 रुपए में लेके आए, 500 रुपीज। आप चाहते हैं कि मैं इसको बेचूं,
आपकी ये जो हो गई कॉस्ट प्राइस हो गई, यानी कि आपने जिस मूल्य पर इसको खरीदा वो है कॉस्ट प्राइस, और आप इसको बेचना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, है ना। तो आप कस्टमर है कोई, इसको आप बेचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए, तो आप इस पे ज्यादा करके बेचेंगे। यानी ये कुछ नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ परसेंटेज का खेल है। अगर आपको प्रतिशत आता है तो ये आपका काम आसान कर देगा। तो आप इसको मान के चलो, आपने इसको 600 में बेच दिया, बोल दिया, प्रश्न में ही दे दिया कि आप एक शॉपकीपर थे, आपकी जो लागत मूल्य है वो 500 है और आपने इसको जो बेचा है वो 600 रुपए में बेचा है, तो बताइए लाभ कितना हुआ। एक तो ये पूछ सकता है, दूसरा क्या पूछ सकता है, लाभ का प्रतिशत बताइए, यानी प्रॉफिट पूछ ले या फिर प्रॉफिट परसेंट पूछ ले, कुछ भी जो आपसे पूछ ले आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 500 की चीज 600 में बेची है, यानी 100 रुपए का लाभ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात आती है ये निकालने की, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें आधार किसको बनाए, किस चीज को आधार लेके हम ये निर्णय करें कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो आप बोलोगे जो हमारी लागत मूल्य हुई है उसी पर चेक करेंगे, बिल्कुल भाई। तो 100 रुपए का फायदा हुआ है किस पे, आप बोलोगे 500 पे। बहुत बढ़िया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से काटोगे तो 20% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मार्क्ड प्राइस का, कि भैया आपने 500 रुपए की चीज थी, इस पे अंकित कर दिया मूल्य 1000 रुपए, फिर आप डिस्काउंट यानी बट्टा देके इस पे बेचना चाहते हैं। तो अलग अलग कहानी होती है, प्रश्नों के माध्यम से ही हम आगे की क्लासेस में सीखते रहेंगे। मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाता हूं आज, और आप देखेंगे कि ये कैसे सारे प्रश्न का सिस्टम चलता है और आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कुछ इस तरह से आपके सामने लिख दिए हैं मैंने। देखो, बाय सेलिंग अ चेयर, यानी एक कुर्सी को 572, अब ये जो देखना जरा, ये मैं बेसिक क्वेश्चन नहीं लाया हूं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। अगर आप समझ, एडवांस भी नहीं है ज़्यादा, तो अगर आप देखें तो बड़ा आसान ही है, लेकिन एकदम से आसान नहीं है कि आप डायरेक्ट निकाल लो, आपको थोड़ा तो दिमाग चलाना पड़ेगा। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹572, यानी कि एक कुर्सी को 572 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। यानी इसको एक बात समझिए, ये आपकी चेयर थी, ठीक है, ये कोई चेयर है, उस व्यक्ति ने इस चेयर को बेचा कितने रुपए में, 572 रुपए में, ठीक है, 572 रुपीज में, और 572 बेचने में उसको प्रॉफिट हो गया 30% का। यानी उसकी जो भी सीपी थी हमें नहीं मालूम, उसने उस पर 30% का मुनाफा कमाया। कब? जब उसने 572 में उसको बेचा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये सीपी निकालो, इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा ये कहूं कि कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 130% निकाल लेता हूं, बोलो क्यों? 130% अगर मैं निकाल लेता हूं तो मुझे 572 रुपए में मिल जाती, बेच देता हूं वो चेयर को मैं। सीधी बात है। यानी कॉस्ट प्राइस का अगर आप कॉस्ट प्राइस को अगर 100% पे बेचोगे, यानी जो कॉस्ट प्राइस है उसी कॉस्ट प्राइस पे आपने बेच दिया। कैसे? आप खुद देख लो, 100% पे अगर बेचोगे, यानी कि 100% का नीचे आया परसेंट, ये कट गया, यानी सीपी की सीपी रह गई नहीं। तो आपको कॉस्ट प्राइस पे थोड़ी बेचना है, आपको बोला है 30% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 100 लागत मूल्य तो आप कवर कर ही लेंगे, साथ साथ 30% और एक्स्ट्रा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सीपी का 130% आपको मिल गया, जो कि दे रखा है 572। ठीक है। अब देखो, अगर आपको सीपी निकालना है तो आप क्या करोगे, 130 बटा 100 बराबर 572, और अब आपको कोई नहीं रोक सकता है उत्तर निकालने से, क्योंकि आप सबको मालूम है ये 100 जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 130 नीचे आ जाएगा, और आप काटा पीटी कर सकते हैं। कैसे? देख लो भैया, एक जीरो से ये एक जीरो उड़ा दी हमने, 13 से ये काटेंगे, 13 चौक 52, 4 बचा, है ना, और आपका 5 बचा, 13 चौक 52, 440 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए? ये तो प्रश्न था कॉस्ट प्राइस निकालने का। आप समझिएगा बात को, क्योंकि हमने 130% निकाला है, हमें सेलिंग प्राइस दी है ना। इस सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड है, आप खुद सोच के देखिए। इसमें एक सीपी के साथ साथ एक प्रॉफिट भी इंक्लूड है ना। तो ये सीपी अपने आप में था 100%, और प्रॉफिट हुआ कितना, 30% का। तो ये जो वैल्यू है ये 130% के बराबर है। और किसका 130%? जो आपकी लागत मूल्य थी उसका 130% निकाल के हमने ये उत्तर निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताना, अगर मान के चलो आपको ये दे रखा होता कि
आपको ये दे रखा होता, मैं बताता हूं आपको क्या दे रखा होता। आपको ये दे रखा होता कि आपको 132 का फायदा हुआ है ना। देखो मैं आपको इसको रब करता हूं और आपको बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, है ना। जो 30% गेन है, ये गेन है। आपको ये जो सेलिंग प्राइस दी है ये ना देके आपको बोल दिया होता कि आपको 132 का प्रॉफिट हुआ है। समझो बात को। अब जो 132 है ये क्या है, अब ये क्या है, तो वही चेयर थी आपकी, ठीक है, वही चेयर आपने ली, इसकी कुछ सीपी थी हमें नहीं पता, आपने इसको ले जाके बेच दिया कितने में, 572 में। लेकिन वो उसने आपको ये मान के चलो अभी 572 दिया ही नहीं, ये दिया नहीं। आपको बोला कि आपने इसको 132% प्रॉफिट पे बेच के, जो भी प्रॉफिट आया हमें नहीं पता है, जो भी सीपी थी उससे 132 रुपए ज्यादा में आपने इसको बेच दिया। ये सीपी थी, ये एसपी है, तो आपको 30% का प्रॉफिट हो गया। यानी आप यहां से क्या देख सकते हैं कि जो 132 है, ये जो प्रॉफिट है ये 30% की वैल्यू है, ये 132 है। तो हम क्या करेंगे, सीपी का 30% अब लिखेंगे 132। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में जो दिया है, अभी हम क्या कर रहे थे, हमने किया था सीपी का 130% लिखा था, 130% लिखा था कितना, 572 रुपए। तो बस ये दोनों आपको अंतर समझने की जरूरत है। अगर सिर्फ प्रॉफिट दे तो वो 30% निकालेंगे सीपी का, 132 हो जाएगा। या फिर अगर आपको पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस दे दे, तो आपको पता है सेलिंग प्राइस में 100% प्लस समथिंग प्रॉफिट ऐड किया गया है, तो 130 बना के इसको करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डीप हो गया है, हमको इतना डीप में नहीं जाना, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेशन का नाम है ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेशन, धनाधन। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं और ये वाला प्रश्न देखते हैं कि ये प्रश्न आखिर कहता क्या है। आप इसमें देखिएगा, जरा गौर फरमाइए कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसने उसने एक आर्टिकल को 20% लॉस पर बेचा है। देखो ऐसे प्रश्न ना खासकर बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि वो उलझ जाते हैं। वो किस में उलझ जाते हैं कि परसेंट में लें या फिर रियल वैल्यू में लें, जो असल मान है उसमें लें। तो आपको क्या करना है, आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस तरह से आपको करना है बस। ठीक है, उन्होंने बोला है कि एक मैन ने आर्टिकल को यानी एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा है। कितने पर बेचा है, 20% लॉस पर। यदि वह इस वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचता है, यानी कि 12 रुपए ज्यादा में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ हो जाता है। कहने का मतलब समझो कि कोई व्यक्ति था, उसने इस वस्तु को जितनी भी उसकी प्राइस थी उससे उसने 20% कम में बेचा, यानी उसने इसको 20% कम में बेचा। ठीक है भाई, लेकिन अगर वह यही इसी चीज को वो 12 रुपए में ज्यादा बेचता, यानी यहां पर जितना बेच रहा है उससे अगर 12 रुपए ज्यादा में बेचता, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अगर इससे वो 12 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको इस चीज पर 10% का प्रॉफिट हो जाता। बात समझ में आई। देखो मैं अब आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके देता हूं कि मान के चलो आप वो चीज लेके आए 100 रुपए में, बहुत बढ़िया बात है, आपने उसको 20% लॉस पर बेच दिया, तो आपको एक डंडा यूं खींचना है और 20% लॉस ये बनाना है। 20% लॉस यानी 80 रुपए में आपने बेचा। ये आप इमेजिन कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी काल्पनिक स्थिति में डालकर इसको सीख रहे हैं। मान के चलो कि 100 रुपए में लेके आए, 20% लॉस हो गया, यानी 80 रुपए में आपने बेची, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप इसको 12 रुपए ज्यादा में बेचते, अब 80 में 12 ऐड मत करना, ये तो हमने काल्पनिक लिया है, असली में जितने में उसने बेची थी उससे अगर 12 ज्यादा में बेचते तो उसको गेन हो जाता 10% का, यानी 10% का गेन यानी क्या होता है, प्लस 10%, यानी 100 की चीज 110 में पड़ती, बेचता वो। अब मुझे एक बात बताओ, पहले वो बेच रहा था 80 रुपए में, अब बेच रहा है 110 में, कितना ज्यादा हुआ। आप बोलोगे ये तो 30 ज्यादा हुआ, और इस 30 की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है कितनी, 12 यूनिट, यानी 30 यूनिट की वैल्यू 12 है। तो अब आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 12/30 निकल गई। इसको सॉल्व मत करो, आप इतना ही रखो। अब आपसे पूछा क्या है वो देखो, आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो आपने ये लेके चले थे, ये पहली बार बेचा तब सेलिंग प्राइस 1 है ना, सेलिंग प्राइस 1, और ये सेलिंग प्राइस 2 जब दूसरी बार बेचा आपने वो है। तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछिए, 100 रुपए की वैल्यू पूछिए, यानी 1 की 12/30 है तो 100 की कितनी होगी। बस सिंपल सी बात है, 100 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 12/30 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काट चुके हैं आप, 3 चौक 12, यानी कि 4 गुणा 10, 40 रुपए की वो चीज आपको मिल गई। ठीक है भाई, अब आपको इस तरह से ही ये सब सारी चीजें करनी है। मुझे लगता है कि कोई बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई है, तो अगला प्रश्न हम इस पे और देख लेते हैं और आपका ये एकदम से पुख्ता हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है,
चलो भाई एक बार और अच्छे से समझाता हूं और ये वंस एंड फॉर ऑल आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। एक व्यक्ति है, उसने टाइपराइटर को बेचा है 5% लॉस पे, तो आपको लगे हाथ लिखते रहना है 5% लॉस। आपने मान लिया, देखो आपको कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं था, देखो लास्ट में पूछा भी गया है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है टाइपराइटर की बताओ, तो आपने एक काल्पनिक मूल्य तय कर लिया कि वो 100 रुपए में वो लेके आया था, ठीक है। उस पर 5% लॉस यानी कि 95 रुपए में उसने उस टाइपराइटर को बेचा होगा भाई, है ना, ठीक है, बेच दिया उसने 95 में, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या कहता है, अगर वो उसे 80 रुपए ज्यादा में बेचे, देखो अभी हम काल्पनिक लेके चल रहे हैं, वो असली बात बता रहा है कि 80 रुपए में ज्यादा में बेचे तो उसको क्या होगा, ही गेन्स 5% एक्स्ट्रा, यानी उसको 5% का फायदा हो जाता है। 100 पे 5% का फायदा यानी कि 105 में उसको बेचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है। अब आप देखो ये कितना ज्यादा है, इससे आप देखोगे ये तो 10 ज्यादा है, लेकिन 10 यूनिट की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 80, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या मैं यहां से 8 निकाल सकता हूं? जी हां। अब 1 निकाल लिया तो अब आप बादशाह हो, आप जो करना है वो कर सकते हो। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस आपने 100 मानी थी, लेकिन 1 की वैल्यू 8 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। ठीक है भाई। अब आपसे ये SP1 पूछे तो आप तब भी निकाल सकते हो, इसको 8 से गुणा कर देना। अगर आपसे ये SP2 पूछे तब भी आप इसको 8 से गुणा करके निकाल सकते हैं। अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है तो अब आप प्रश्न में कुछ भी नहीं बचता है, आप प्रश्न में कुछ भी निकाल सकते हैं जो वह पूछे आपसे। ठीक है भाई। तो ये हमारा एक शॉर्ट मेथड था, है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है जो आप लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको कन्वेंशनल वे से भी करा सकता हूं, एक्स वैक्स लेके, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई। इतनी सिंपल सी चीज हमें दिमाग में रखना है, गणित आसान है अगर आपकी मंशा उसको समझने की है और अगर आप उसको अपने लाइफ में रिलेट करते हैं तो। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन है गणित को समझने की, माथे में टिकाना है। आगे बढ़े। अब देखो जरा, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको इससे कुछ एक चीज सिखाना चाहता हूं, वो क्या है वो गौर करिए उस बात पे। मैं आपको बताऊंगा मैं क्या वो चीज सिखाना चाहता हूं। एक व्यक्ति है, देखो जरा, एक व्यक्ति है, इसने 2 पाइप को 12 रुपए प्रत्येक पर बेचे हैं, यानी कि ये पाइप नंबर 1 था, ये पाइप नंबर 2 था। ठीक है भाई। इसने इन दोनों को सेम प्राइस पर बेचा है, यानी ये जो प्राइस है वो और ये जो प्राइस है वो दोनों 12 रुपए है। ठीक है, 12 रुपए। ये फर्स्ट हमारा पाइप था, ये हमारा सेकंड पाइप है। इनको उसने 12 रुपए में बेच दिया भाई, दोनों को सेम। लेकिन एक को 12 में बेचने पर उसको घाटा हो जाता है या गेन हो जाता है 20% का। एक को 12 पे बेचता है तो 20% का प्रॉफिट हो जाता है, और जब दूसरे को 12 रुपए में बेचता है तो भाई साहब उसको 20% का घाटा हो जाता है। सिंपल सी बात है। एक को 12 में बेचने पर 20% का फायदा, यानी ये जो चीज है 12 से कम रही होगी, है ना, लेस देन 12, तभी तो 20% का फायदा मिलके उसको 12 में बेच दिया है। और दूसरी चीज जो 20% का उस पर लॉस हो गया है, यानी कि ये हो ना हो, ये हो ना हो, 12 से बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो अब हम इस चीज को समझते हैं, और एक बात आपको ये गौर करने की होगी कि यहां पर जो सेलिंग प्राइस है दोनों की वो सेम है। देखो अभी मैंने समझाया नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं। जिसको ये बात समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, नहीं आई मैं अभी समझा रहा हूं आपको। तो आपको यहां पर क्या सिखाना चाहता हूं, वो ये सिखाना चाहता हूं कि आप यहां पर 12 लेकर मत चलो। आप यहां पर 12 लेके मत चलो, आप कोई ऐसी वैल्यू ले लो जो उसको हम बाद में 12 बना लें। ठीक है, सिंपल से सिंपल वैल्यू ले लो, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस सेम करनी है। ठीक है। तो आप उल्टा चलो। कैसे चलोगे उल्टा? आपको कुछ सिंपल से सिंपल वैल्यू चाहिए, तो कैसे लें वो सिंपल से सिंपल वैल्यू? तो आप यहां पर आओ प्रतिशत पे। इसको दे रखा है 20%, यहां भी दे रखा है 20%, और आप सब लोगों को मालूम है कि 20% की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे 20% की वैल्यू मैंने पढ़ी है, 20/100 करके निकालते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट के 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है। यानी कि कोई भी चीज अगर वो 5 की है तो 20% प्रॉफिट, यानी 5 पे 1 का लाभ, यानी 6 में वो बेच देगा। देखो आपने 12 नहीं लिया, आपने ये सीपी मान ली इसकी पहले वाली चीज की, पहले पाइप की, ये फर्स्ट पाइप है, इसकी सीपी 5 मानी और बोला कि एसपी 6 में बेच दिया है। बहुत बढ़िया। दूसरा कहता है कि दूसरे पर भी उसको लॉस हुआ है, यानी 20%, ये तो प्लस वाला हुआ, ये लॉस हुआ है उसको 20% लॉस, यानी 5 पे 1 का लॉस, यानी 5 की चीज थी, 1 का लॉस हुआ, यानी उसने उसको बेचा 4 पे। ये भी एसपी है। ठीक है, ये सेकंड वाले पाइप की बात हो रही है। अब मुझे जरा देख के बताओ, क्या आपको प्रश्न में
दोनों की एसपी बराबर दे रखी है क्या? दोनों की एसपी बराबर दे रखी है, गौर से देखो जरा। हाँ जी, आप बोलोगे बिल्कुल बराबर दे रखी है। कहां दे रखी है? 12 ईच, यानी प्रत्येक पाइप को 12 रुपए में बेचा है। सीधी सिंपल सी बात। अब मुझे एक बात यहां देख के बताओ, क्या आपने जो मान माने हैं, जो आपने काल्पनिक मान माने हैं, ये दोनों 12 हैं क्या? नहीं है, तो 12 बना लो। आपने बोला इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, अगर यहां करते हैं तो आपको यहां भी करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें रिलेटेड है। ऐसे ही अगर इसको 12 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे, और यहां भी हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है करना। तो 10 की चीज 12 में बेची, सिंपल सी बात हो गई। यहां पर 15 की चीज आपने कितने में बेच दी? 12 में बेच दी। देखो भाई, यानी दोनों तो आपने सेम कर लिए, यानी आपके घर पे जो पैसे आए वो आए 24, और जो आपकी जेब से गए थे उन दोनों पाइप को खरीदने में वो गए थे 25, यानी कि 25 की चीज आपने 24 में बेच दी। 25 की चीज 24 में बेची, यानी आपको 1 रुपए का घाटा हो गया, लॉस्ट 1 रुपी। ठीक है भाई, आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया आज, कुछ मैंने रेशो में आपको बता देता हूं मैंने आपको क्या सिखाया, समराइज कर देता हूं। आज जो हमने सीखा, क्या आपने वो बिल्कुल तरीके से सीख लिया है? खुद से पूछिएगा। हमने जो पहली चीज देखी वो थी प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात, समानुपात क्या होता है। ठीक है, इसी में मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसका पार्ट था, वो था हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, निरंतर अनुपात, समानुपात, निरंतर, ये रहा है, ठीक है, निरंतर अनुपात या फिर समानुपात, निरंतर समानुपात। क्या आप ये दोनों चीजें समझ गए थे? इसमें कुछ नहीं होता है ए बी, तो बी को ही हम क्या करते हैं, यहां पर कंटिन्यू कर लेते हैं। पहली बात हमने ये देखी। दूसरी बात हमने क्या देखी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में हमने सीपी निकालना सीखा, या फिर हमने प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालना सीखा। और सबसे बड़ी बात, वो वाले प्रश्न जिस पर एक चीज थी उसको बेचा 5% लाभ पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, इसको बेचा कुछ परसेंट हानि पे, तो जो हुआ असल वैल्यूज निकाली, कंपेयर किया और इसको निकाल लिया था। इस तरह से मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिया है 3 पॉइंट वाला, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको चीजें समझ नहीं आती हैं तो 1 2 3 बार देखिएगा, पीछे करके जाइए, आगे करके जाइए, स्पीड को बढ़ाइए, स्पीड को कम करिए। सारी सुविधाएं आपको यूट्यूब ने दे रखी हैं, उनका इस्तेमाल करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको जीवन में आगे लेके जा सकती है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।